स्टूडेंट आज हम कंपनी लॉ में पुनर्निर्माण का अर्थ और पुनर्निर्माण के टाइप और पुनर्निर्माण के साथ जो कंपनी व्यवहार करती है, जैसे कंपनी की पूंजी में कमी किस तरीके से आ रही है या उसकी विधियों के बारे में जानेंगे। देखिए स्टूडेंट, मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण शब्द के प्रयोग के संबंध में लेखा शास्त्रियों में मतभेद रहा है। कुछ लेखा शास्त्री जहां इसे का अर्थ विस्तृत रूप में प्रकट करते हैं, वहीं कुछ लोग इसे संकुचित रूप में प्रकट करते हैं। तो विस्तृत रूप में क्या होता है पुनर्निर्माण का अर्थ, और तो वो जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, विस्तृत में पुनर्निर्माण का आशय निम्नलिखित कार्यों से होता है। अंश पूंजी में कमी करना, अंश पूंजी का पुनः पंजीकरण तथा पुनर्गठन करना तथा विद्यमान कंपनी के समापन तथा उसके व्यापार के क्रय के लिए नई कंपनी की स्थापना करना। तो जब हमारे अंश पूंजी में कमी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, या तो अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ाते हैं या फिर क्या करते हैं, अंशों की पूंजी को पुनर्गठित करते हैं, और या फिर हमारी पुरानी जो कंपनी है उसे बेचकर अपने आप को ही बेचकर उसकी एक नई कंपनी वर्जन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, बाह्य पुनर्निर्माण और जो है विस्तृत पुनर्निर्माण कह सकते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक पुनर्निर्माण और दूसरा बाह्य पुनर्निर्माण। ठीक, तो क्रमशः हम संकुचित जानते हैं। संकुचित अर्थ में क्या होता है, संकुचित अर्थ में पुनर्निर्माण का आशय बाह्य पुनर्निर्माण से, ठीक, संकुचित जो अर्थ है उसे हम बाह्य पुनर्निर्माण भी कह सकते हैं। आंतरिक पुनर्निर्माण क्या होता है, आंतरिक पुनर्निर्माण कंपनी को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करना है। इसमें कंपनी की पूंजी में कंपनी अथवा परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि कंपनी की संपत्तियां पूंजी का सही प्रतिनिधित्व कर सकें। आंतरिक पुनर्निर्माण में ना तो कंपनी का समापन होता है और ना ही किसी नई अथवा विद्यमान कंपनी द्वारा उसके व्यवहारों का क्रय किया जाता है। इसमें सुविधा अनुसार दो भागों में विभक्त कर स्पष्ट कर दिया जाता है, पूंजी की कमी करना तथा पुनः पूंजीकरण करना। तो आंतरिक पूंजी को क्या कह सकते हैं हम, आंतरिक जो पूंजी है तो उस पूंजी निर्माण में क्या करते हैं हम, बाह्य कंपनी नहीं खरीदती है, अपनी कंपनी समापन नहीं करते हैं हम, उसमें हम अपनी पूंजी का क्या करते हैं, ऑथराइज कैपिटल बढ़ाते हैं। पूंजी कमी करके बता के भाई हमारी पूंजी कम हुई हो गई, और इसमें हम क्या करते हैं, बाह्य पूंजी का बढ़ा लेते हैं। अब पूंजी की कमी करना क्या होता है वो पढ़ लेते हैं, वो जान लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पूर्व हम बाह्य पुनर्निर्माण के बारे में जानते हैं। तो बाह्य पुनर्निर्माण क्या होता है, बाह्य पुनर्निर्माण क्रेता हस्तांतरित एवं विक्रेता हस्तांतरक कंपनी की पुस्तकों को, व्यवहारों को एवं लेखांकन AS 14 के अंतर्गत ही होता है। इसका उल्लेख एकीकरण के आशय से किया जाता है, यानी कि हम क्या कर लेते हैं, जो पुरानी कंपनी है, विद्यमान कंपनी है, उसे क्रय कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, आंतरिक पुनर्निर्माण में क्या होता है, केवल हम विद्यमान कंपनी की कमी को, पूंजी कमी है उसे बढ़ा लेते हैं, और उसमें बाह्य पुनर्निर्माण में दो कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बना लेते हैं। इसे हम इस रूप में अंतर के रूप में भी जान सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखेंगे संख्या, आंतरिक
पुनर्निर्माण की योजना में केवल विद्वान कंपनी ही सम्मिलित होती है। और बाह्य पुनर्निर्माण की योजना में 2 कंपनियां शामिल होती हैं, एक क्रेता कंपनी होती है और दूसरी विक्रेता कंपनी होती है। क्लियर। उसके बाद आ जाती है समापन। आंतरिक पुनर्निर्माण में विद्वान कंपनी का समापन नहीं होता, परंतु बाह्य पुनर्निर्माण में कंपनी का समापन हो जाता है और दूसरी जो मेन कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, वो छोटी कंपनी को क्रय कर लेती है। इसके बाद आ जाती है निर्माण। आंतरिक पुनर्निर्माण में किसी नई कंपनी का निर्माण नहीं होता, बल्कि पुरानी कंपनी का ही निर्माण सही करके पुनर्गठन किया जाता है। उसके बाद आ जाता है इसमें बाह्य पुनर्निर्माण में विद्वान कंपनी के व्यवहारों के क्रय किए नई कंपनी की स्थापना कर ली जाती है, यानी कि जो पहले से विद्वान कंपनी थी उसके व्यवहारों को क्रय कर लिया जाता है और एक नई कंपनी बना ली जाती है। उसके बाद है इसका उद्देश्य। आंतरिक पुनर्निर्माण का मुख्य उद्देश्य कंपनी की पूंजी में परिवर्तन कर आंतरिक वित्तीय व्यवस्था में सुधार करना होता है। भाई जो उसकी जो कंपनी की आंतरिक व्यवस्था थी जो खराब हो गई, उसको सुधार करना कंपनी की दायित्व बनता है, तो उसे आंतरिक या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? बाह्य पुनर्निर्माण की मुख्य उद्देश्य कंपनी का स्वरूप, उद्देश्य, स्थान, पूंजी आदि में परिवर्तन कर कंपनी के भविष्य में होने वाली हानियों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। यानी कि वो कंपनी को क्या करते हैं, बंद करके नए तरीके से, नए ढंग से, जिससे कंपनी लॉस में ना आए, अनुमान करके बनाते हैं। क्लियर। पूंजी की न्यूनीकरण खाता। आंतरिक पुनर्निर्माण में अंश पूंजी में कमी के लिए न्यूनीकरण खाता बनाया जाता है। बाह्य पुनर्निर्माण में न्यूनीकरण खाता नहीं खोला जाता है। इसमें विद्वान कंपनी की संपत्ति एवं दायित्वों को प्रायः वसूली खाते से बनाया जाता है। यानी कि उसमें क्या होता है, कंपनी बेची जाती है और एक क्रेता होता है जो खरीदने वाला होता है, तो एक वसूली खाता बनाता है और उसके आधार पर इसमें क्या बनता है, न्यूनीकरण खाता, यानी कि डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया जाता है। कंपनी का नाम, इसमें नाम परिवर्तित नहीं होता और इसमें कंपनी का नाम परिवर्तित हो जाता है, और मतलब आंतरिक पुनर्निर्माण में कंपनी का नाम परिवर्तित नहीं होता है, परंतु जो बाह्य पुनर्निर्माण है तो उसमें क्या हो जाता है, कंपनी का नाम बदल दिया जाता है। अब हम कंपनी की कमी खाता जो डेफिशिएंसी है, यानी आंतरिक पुनर्निर्माण में जो डेफिशिएंसी है या रिड्यूशन इन कैपिटल है, उसके बारे में जानते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 66 के अंतर्गत एक अंश पूंजी वाली कंपनी अपने अंतर्नियम द्वारा अधिकृत होने पर विशेष प्रस्ताव पारित कर तथा ट्रिब्यूनल की अनुमति से निम्न अनुसार अपनी अंश पूंजी को कम कर सकती है। वे अंश जो पूर्ण चुकता नहीं है, उनके अदत्त भाग की दायित्व को समाप्त करके या कम करके, ठीक, आवश्यकता से अधिक पूंजी का भुगतान करके या पूर्णता चुकता अंश को, वह भाग जो नष्ट हो गया है उसे निरस्त करके, ठीक। अंश पूंजी में कमी की विधियां 3 विधियां होती हैं। सबसे पहली विधि होती है दत्त पूंजी संबंधी दायित्वों को कम करके अथवा समाप्त करके। मतलब जो हमारे पास जो दत्त आउटस्टैंडिंग कैपिटल होती है, यदि जैसे हम उदाहरण के रूप में, यदि कंपनी में 100 रुपये वाले 4000 संतान का केवल 75 रुपये ही राशि प्राप्त की है हो तथा शेष 25 रुपये बकाया हो, तो 25 रुपये अदत्त हो जाएंगे। इसके किसी भी भाग को देता समाप्त कर अंश पूंजी में कमी कर सकता है। वो मांगे ही ना, वो भैया रहने दो, भाई ये 25 रुपये रह गए हैं ये मत दो, तो उससे क्या कर सकता है, वो पूंजी कम कर सकता है। क्लियर। उसके बाद आ जाती है दूसरी, अंश पूंजी लौटाकर। भाई कभी कभी क्या होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, मतलब जो कंपनी के संचालक होते हैं, वो कंपनी की जो अंश पूंजी है उसे लौटा देते हैं कि भाई इतना ही हम करेंगे, हमारे लिए इतना ही पूंजी पर्याप्त है,
मान लो उन्होंने 5,000 अंश निर्गमित करे हैं और उन्हें चाहिए केवल 2,000 अंशों के लिए, तो 3,000 अंशों की पूंजी वापस कर देंगे, उन्हें शोधनीय अंश होंगे तब, अन्यथा की स्थिति में नहीं। चुकता पूंजी में कमी कर जो हमारी पेड अप कैपिटल है, हमने मांगे मान लो 5 रुपये मांगने को थे, तो हमने क्या कर दिया 10 रुपये वाले अंश हैं और हम 5 उसमें से क्या कर रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि हमें पेड अप कैपिटल 6 रुपये चाहिए, पेड तुम्हें 6 रुपये करने हैं, हमने डिमांड करी है 6 रुपये की, और चुकता पूंजी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, केवल हमें 5 रुपये ही दो। तो ये चुकता पूंजी के द्वारा ऐसे कम करना कहलाता है। तो ये आंतरिक पुनर्निर्माण में जरूरत पड़ती है पूंजी कम करने के लिए, और बाह्य पुनर्निर्माण में और चीज़ों की जरूरत होती है। चुकता पूंजी में कमी करना देख सकते हैं, कंपनी की चुकता पूंजी का कोई भाग नष्ट होने पर अथवा कंपनी की संपत्ति चुकता पूंजी का सही प्रतिनिधित्व न करने पर कंपनी अंशों की चुकता पूंजी कर खोई हुई संपत्ति को अपकृत करती है। वास्तव में ये स्थिति कंपनी को गलत विनियोजन नीति के कारण अथवा नियंत्रण हानि होने के कारण होती है। ठीक।